तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलदार पौधे लगाकर कमाएं अच्छी आय। धान की सीधी बुआई के लिए उपयोगी है ड्रम सीडर यंत्र। आज के समय में हर किसान चाहते हैं आमदनी बढ़े। इसके लिए किसान भाइयों को खेती के साथ बागवानी करना होगा। अपने प्रदेश में पानी की कमी के चलते जो किसान नए फलदार बाग लगाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि नया बाग लगाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जिससे आने वाले दिनों में अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फल मिल सके। तो चलिए उन्नत बागवानी के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गूंता के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी गढ़वाल से। ये जो इस समय पर बारिश का मौसम है और इसमें हम अच्छा बगीचा लगा करके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर रहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। बाग लगाने की योजना बनाते समय आगे बताए जा रहे मौलिक सिद्धांतों पर अमल करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि अगर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का हमें फलदार पौधा का बगीचा लगाना है तो उसमें लगाने से 1 से 1.5 महीने पहले हमें गड्ढे खोदने पड़ते हैं और अच्छी तरीके से धूप में सुखाना पड़ता है। उसके बाद में क्या करते हैं, 1-1.5 महीने के बाद में हमें उनमें प्लांटेशन करते हैं हम। तो गड्ढे खोदने की एक प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जैसे बड़ी साइज के जो फलदार पौधे हैं जैसे बील हुआ, इनके लिए हम क्या करते हैं कि लगभग 8 से 10 मीटर की दूरी तय की गई है इनके लिए। और जो बीच की साइज के पौधे हैं जैसे हमारा अनार है, नींबू है, इनके लिए हम लगभग 6 बाई 6 मीटर की दूरी तय करते हैं। हालांकि अनार में हम 5 बाई 5 रखते हैं, नींबू वर्गीय में 6 बाई 6 मीटर रखते हैं। और एकदम जो छोटी साइज के पौधे हैं, पपीता है, फालसा है, इनमें हम 2 बाई 2 मीटर की दूरी रखते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि गड्ढे खोदने, तो गड्ढे की एक फिक्स साइज होती है। जो बड़े पौधे हैं उनके लिए हम 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खुदवाते हैं। और जो बीच की साइज के पौधे हैं जैसे हमारा अमरूद है,
नींबू वर्गीय फसलें हैं या अनार है, इनके लिए हम 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा बनवाते हैं। और ये जो छोटे पौधे हैं जैसे पपीता है, फालसा है, इनके लिए हम 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा गड्ढा बनवाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनको बना करके और 1 से 1.5 महीने के लिए खुली धूप में छोड़ते हैं ताकि अच्छे से इनको धूप लग जाए। उसके बाद में अगर बगीचे की मिट्टी ख़राब है तो मिट्टी हम बाहर से मंगवा लेते हैं, जो मिट्टी है भरवा लेते हैं। और मिट्टी भरवाने के बाद में लगभग एक गड्ढे में हम लगभग 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, लगभग 100 ग्राम म्यूरेटो पोटाश डालते हैं और 50 ग्राम यूरिया डालते हैं। 50 ग्राम नीम की खली डालना ज़रूरी है और उसके साथ में 20 ग्राम कार्बोफ्यूरान डालते हैं और इसमें 20 ग्राम सूक्ष्म खाद भी अगर ऐड कर देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, वो फलदार पौधे उसमें अच्छे लगते हैं। ये सारा हम जो ऊपर वाला जहाँ पर जड़ क्षेत्र आता है उसके आसपास में हम ये मिला करके रखते हैं और बारिश के समय पर फिर हम इसमें पौधारोपण करते हैं। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं, साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। पौधारोपण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो पौधा है वो शाम के समय ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर दिन में हम पौधा लगाते हैं तो पौधा कहीं से बाहर से आया है और उसकी जो पॉलीथीन होती है उसको हटा करके या जड़ें उसकी बिखर जाती है, तो दिन में क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधा करता है, उसके द्वारा उससे काफ़ी पानी निकलता है और अगर जड़ें उसकी डिस्टर्ब है तो वो पानी सोख नहीं पाता है, इस वजह से पौधा मर जाता है। और अगर हम उसको शाम के समय लगाते हैं तो रात भर में उसकी जड़ें सेट हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं और पौधा जो है वो अच्छा सा सेट हो जाएगा, उसकी मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस तरीके से हमने पौधा लगा दिया है। पौधा लगाने के 1 महीने के बाद में मात्र 20 ग्राम यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से डालना है और उसके 1 महीने के बाद में 20 ग्राम यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से डालना है। जब तक पौधे की जड़ें सेट नहीं हो जाएं, अच्छा नहीं हो जाएं, तब तक हमें पौधे को हल्की सिंचाई देते रहना चाहिए ताकि पौधे की जड़ें सेट हो जाए और सेट होने के बाद में तीसरे चौथे दिन हमें उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कोरोना वायरस के संकट ने जहां देश दुनिया की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं कोरोना महामारी ने धान की खेती के करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। कई किसान मजदूरों की किल्लत के कारण धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ड्रम सीडर यंत्र उपयोगी है। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ विनोद सिंह। देखिए, ड्रम सीडर जो होता है वो एक आयरन मेड लोहे का बना होता है, जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का इसमें एक रोलर लगा होता है, जिसमें कि बाहर ग्रुप एक पेक्स टाइप के जो है मुड़े हुए इसमें जो खुटियां लगी होती हैं और उन रोलर में जो है बेलन में ये छेद होते हैं छोटे छोटे, और इसमें एक हैंडल होता है जो कि मैनुअल ऑपरेटेड होता है। किसान भाइयों, आपने इस यंत्र के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस यंत्र का प्रयोग करें क्यों? तो किसान भाइयों, ड्रम सीडर से धान की बुवाई करने पर नर्सरी और रोपाई पर होने वाला खर्चा बचता है। इसके साथ ही कम पानी में भी उचित बढ़वार होती है और ऊपरी जमीन जहां पानी जल्द सूख जाता है, वहां भी इस विधि से बुवाई करने पर धान की अच्छी उपज मिलती है। इस विधि से देर से बुवाई करने पर भी फसल की अच्छी बढ़वार होती है और उत्पादन आशा के अनुरूप मिलता है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जितना हम धान की रुपाई करके उत्पादन लेते हैं, उतना ही इस विधि से बुवाई करके उत्पादन ले सकते हैं। ये एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिससे कि धान की सीधी लाइन में बुवाई के काम आता है और कई कतार में एक साथ लाइन में धान की बुवाई इससे किया जाता है। इस यंत्र से बुवाई करने पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस विधि से बुवाई के लिए कम अवधि की प्रजातियों का चयन करना होता है, जो कि 100 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। जिस खेत में ड्रम सीडर से धान की बुवाई करनी है तो सर्वप्रथम जो है वो खेत अच्छी दशा में जुताई किया हुआ हो, पडलिंग किया हुआ हो, जैसे कि मचाई किया हुआ हो, पानी लेव लगा करके अच्छी तरह जुताई करके उसको लेबल कर दें, हेंगा पाटा दे करके। इसके बाद इस खेत में इसको ड्रम सीडर से बुवाई करना है, उसमें का पानी बाहर निकाल दें, क्योंकि इसमें बुवाई करते समय ये क्लियर आइडिया रहे कि हमारा धान की लाइन में बुवाई हो रहा है, धान गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। इसके पूर्व जिस धान की बुवाई करना है ड्रम सीडर से, उसको पहले से नमी के साथ जैसे पानी छिड़क करके और उसको छाये में फैला दें, जिससे कि वो पूरा अच्छी दशा में भरक जाए, यानी ऐसा हो जाए कि जो ड्रम से गिरते वक्त वो फंसने न पावे। इसके बाद उसमें ऐसी इसको गीले बोरे में भी इसको ढक सकते हैं और थोड़ा सा जमाव की तरफ अग्रसर हो। अंकुरण का जो ऊपर का भाग होता है वो ज़्यादा अंकुरित न हो, क्योंकि जब रोलर चलता है किसान भाई जो है उसको खींचते हैं तो बड़े अंकुरण होने के कारण वो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल अंकुरित दशा में होने वाला हो ऐसे बीज, धान के बीज को रोलर में भर करके उसमें ड्रम सीडर में, इसके बाद तैयार खेत में हैंडल पकड़ करके उसको खींचते हैं और उसमें जो कीचड़ में उसका ग्रूव है जो नीचे धंसता है रोलर का, और उसमें बीज जो उसके छेद होल बने हुए हैं उसमें से 1 बाय 1 करके जितनी लाइनों में होल बना है उसे गिरते रहते हैं और जमीन में उचित गहराई तक, जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 साढ़े 5 सेंटीमीटर गहराई तक बुआई हुआ था, 5 से 6 सेंटीमीटर उतनी गहराई तक बीज पड़ते हैं। और लाइन में एक साथ कई लाइनों में बुआई होता है। चूंकि एक साथ में कई लाइन में बुआई होता है धान का, इसलिए कम समय में अधिक क्षेत्रफल में बुआई का काम हो जाता है, जिससे कि श्रम और श्रमिक, धान की खेती बड़ी खर्चीली होती है, इसमें श्रम और समय अधिक लगता है। इसलिए ड्रम सीडर से श्रम और श्रमिक की भी 60-65% तक बचत होता है और बीजों का जो है फिर पौधा जो है उसका जमाव अच्छा होता है और बढ़वार विकास अच्छा होता है, क्योंकि एक नियम से तौर तरीके से ड्रम सीडर से बुवाई होता है। अपनी लागत में काफ़ी करीब इससे जो है लागत में 65-70% बचत होता है और उत्पादन में 3 से 4 कुंटल का इजाफा होता है। इस पर जो है सरकार हमारा जो है जितने भी हमारे पूरे देश में या कृषि विभाग के जो विभिन्न जनपदों में यह सुविधा किसान भाइयों को अनुमन कराई जा रही है, जो कि छूट के तहत है। तकरीबन लगभग 45-50% तक इस पर छूट है। तो किसान भाई जो है अपना पंजीकरण कराने के पश्चात ही इन यंत्र को ले सकते हैं, या पूरा नगद पैसा मार्केट से दे के रजिस्टर्ड दुकानों से लेकर के पंजीकरण पहले हो, इसके बाद जो है पूरा पैसा नगद जमा करेंगे, फिर अपने उनके दूसरे या तीसरे दिन जो है उनके खाते में अनुदान का पैसा चला जाएगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज शहरों सहित गांवों में ब्रॉयलर मुर्गी पालन बहुत किया जा रहा है और इस बिजनेस में सफल होने के लिए इनका सही खान पान बहुत महत्व रखता है। अगर इनका खान पान सही होगा तो आपके मुनाफे में अधिक इजाफा होगा। तो आइए ब्रॉयलर मुर्गी पालन के संतुलित आहार प्रबंधन पर जानते हैं कुक्कुट विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल से।
आज हम चर्चा करेंगे ब्रायलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर। ये ब्रायलर मुर्गियों में आहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनकी उत्पादन की कुल लागत का करीब 70 से 80% इनके आहार पर ही खर्च होता है। अगर आप इनका आहार अच्छा रखेंगे, इनका दाना अच्छा रखेंगे, तो इनमें वृद्धि दर बहुत अच्छी रहेगी और आपको कम से कम दाने में अधिक से अधिक वजन की मुर्गी प्राप्त होगी, जिससे कि आपका लाभ भी अच्छा रहेगा। मुर्गी पालन में आहार प्रबंधन बहुत अहम है। साथ ही सबसे ज्यादा खर्च भी इसी पर होता है, जो कि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वहीं जब आहार में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुर्गियों को कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो आहार हम दे रहे हैं उसमें सभी जरूरी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन शामिल हो। नियमित पोषक तत्वों के अलावा अलग से कुछ और बेहतर पोषक तत्व देने की जरूरत होती है, जिससे खाना ठीक से पच सके, साथ ही उनका विकास भी जल्दी हो सके। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि दाने में पोषक तत्वों की। तो पोषक तत्वों की मात्रा ब्रायलर मुर्गियों में लेयर मुर्गियों से हमेशा ज़्यादा रखी जाती है। ऊर्जा की मात्रा करीब 3000 से 3200 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाना की मात्रा रखी जाती है। उसके अलावा प्रोटीन की मात्रा करीब 22 से 23% क्रूड प्रोटीन की मात्रा रखी जाती है। इसके अलावा इनमें लाइसिन और मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल अलग से 0.5% और 1% की दर से मिलाए जाते हैं। इसके अलावा इनके दाने में कैल्शियम की 1% मात्रा, फास्फोरस की 0.5% मात्रा और नमक की 1% मात्रा भी हमको मिलानी चाहिए। अब हम बात करें कि किस प्रकार हम ब्रायलर के दाने को तैयार कर सकते हैं। ब्रायलर के दाने को तैयार करने के लिए ऊर्जा के घटक के रूप में पीली मक्का का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी करीब 50 से 60% मात्रा हम ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमें सोयाबीन की खली, सोया DOC का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी करीब 25 से 30% मात्रा हम दाने में मिलाते हैं। इसके अलावा चावल की पॉलिश, राइस पॉलिश का करीब 15%, 10 से 15% इस्तेमाल करते हैं। राइस की भूसी, राइस ब्रान का हम करीब 5 से 10% इस्तेमाल करते हैं। मछली की खली को हम 5 से 10% मिलाते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर करीब 2%, नमक 1% और कैल्शियम 1% की दर से हम ब्रायलर के दाने में डालते हैं। और इस प्रकार से अगर किसान भाई अपना दाना स्वयं तैयार करेंगे तो उनको जो बाजार में जो दाना उपलब्ध है उससे करीब 3 से 4 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम दाने की उत्पादन में कमी आएगी, जिससे कि उनका लाभ उतनी मात्रा में बढ़ जाएगा। अब बात करें कि ब्रायलर को कितनी मात्रा में दाना दिया जाता है। ब्रायलर मुर्गियों को सामान्यतः भरपूर मात्रा में दाना दिया जाता है और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार खाने को दिया जाता है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गियों को पालने का उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा उनका तापमान, जितना ज़्यादा उनका वजन जितनी जल्दी बढ़ जाएगा, उतना ही उनको किसान भाइयों को अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, मुर्गियों को आहार 3 भागों में दिया जाता है, जिसमें प्रथम चूजे की उम्र 0 से 10 दिन पर प्री स्टारर के रूप में देते हैं, दूसरा 11 से 21 दिन पर स्टार्टर के रूप में देते हैं तथा तीसरा 22 दिन से ऊपर की मुर्गियों को फिनिशर दाने के रूप में खिलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्रायलर मुर्गियों के पानी के प्रबंधन के बारे में, क्योंकि जो बीमारियों का मुख्य स्रोत है वो पानी ही है। अगर हम पानी के प्रबंधन को ठीक रखेंगे तो बीमारियों पर बहुत हद तक रोकथाम रहेगी। इसके बाद पानी में कुछ एंटी स्ट्रेसर जैसे कि विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स को मिलाना चाहिए, जिससे कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है और इन पर स्ट्रेस का भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा दाने में जब कभी ज़रूरत हो तो दवाइयाँ भी मिला सकते हैं, एंटीबायोटिक भी डाल सकते हैं और कुछ अन्य दवाइयाँ जैसे कि कॉक्सीडियोस्टेट्स या कॉक्सीडियोसाइडल दवाइयाँ जैसे एम्प्रोलियम, लासोल एसिड, सल्फाडिमिडीन, सल्फागोमिडीन, नाइट्रोफ्यूराजोन, ये दवाइयाँ भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियों में कॉक्सीडिया बीमारी काफ़ी आती है। उसकी रोकथाम बहुत आवश्यक है
तो बेहतर है कि आप बीमारी के आने के पहले ही उसको रोक दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोधा, जिला अजमेर के कृषक राधेश्याम जांगड़े ने। आप मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राधेश्याम जांगड़े जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान बंधु, जो लोग मिर्च की खेती किए हुए हैं, चूँकि यह मिर्च सालों भर प्रयोग होने वाला फसल है, सब्जी की फसल है और इसकी खेती के लिए जो है हम लोग जब भी इसका खेती करते हैं तो इसमें जो लीफ कर्लिंग इसको बोलते हैं, पत्ता का सिकुड़ना, ये बहुत सामान्य समस्या है और ये 3 वजह से होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं एक माइट जिसको बरूथी है उसके वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है और कभी कभी हम लोग देखते हैं थ्रिप्स एक इंसेक्ट है उसके वजह से होता है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग, ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण, ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फूल आने के बाद उपरोक्त कीटनाशक दवाओं के स्थान पर मैलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। तीनों कारक जो है वो एट ए टाइम हो सकता है कि मिर्च जो लोग लगाए हों तो उनको जो है ये तीनों कारण उसमें एक साथ नजर आए, लेकिन वो पहचानने वाली बात है। अगर किसान बंधु को देखे कि अगर ऊपर की ओर पत्तियां मुड़ रही है, इसका मतलब हो सकता है कि वो संक्रमित वायरस का वजह से है, जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये बीमारी फैलता है। उसके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है वो दवा है 3 लीटर पानी में 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करते हैं। अगर उनके पास जो है कभी थ्रिप्स लगता है तो थ्रिप्स फिप्रोनिल है, फिप्रोनिल जो है 80% जब के नाम से आता है। इस दवा का अगर हम लोग व्यवहार करते हैं तो फिप्रोनिल जो है वो 5 लीटर पानी में 1 ग्राम पर लीटर के अनुसार से 5 लीटर पानी में 1 ग्राम के अनुसार से उसका स्प्रे करें तो थ्रिप्स कीट का जो है नियंत्रण हो सकता है। अब बरूथी या माइट जो है अगर आक्रमण होता है तो उसको स्पैरोमेसिफेन जो है उसका 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव करें तो हम जो है मिर्चा के जो लीफ कर्लिंग है जो समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है, उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर लीफ कर्लिंग उनका अगर किसान रोक लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आने वाला जो फसल है उसमें उनका बेहतर उत्पादन हो सकता है। और कोशिश ये करना चाहिए कि उनका जो है जो सीडलिंग हो तो जहाँ पर बिचड़ा वो तैयार करते हैं वो उसमें जो है एक कीट रोधक जो जाली आता है या नर्सरी में जो है वो जाली लगा करके करें, ताकि वहाँ पर वो जो है थ्रिप्स के वजह से या आपका जो है सफ़ेद मक्खी के वजह से संक्रमित जो है पौधा उनको न मिले। और उसके बाद मेन खेत में अगर ये दवा का व्यवहार करके अपनी फसल को बचाएंगे तो उनसे वो अच्छा उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोलर फेसिंग से किसानों की फसल होगी सुरक्षित। भिंडी की अधिक उपज के लिए करें वैज्ञानिक विधि से बुआई। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।